नमस्कार दोस्तों, आज टॉपिलो फैक्ट एक और पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला वीडियो लेकर आया है जो आपकी यादें ताज़ा कर देगा। काइनेटिक होंडा, ये नाम उस कार्यकाल की महिलाओं को ज़रूर याद होगा। काइनेटिक एक और अविस्मरणीय भारतीय ब्रांड कहानी है। जो ब्रांड कभी लूना और गियरलेस स्कूटर का पर्याय था, वो अब नहीं रहा। एक कॉरपोरेट ब्रांड के रूप में काइनेटिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक स्कूटर ब्रांड के रूप में काइनेटिक को महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा अधिग्रहण के बाद 2008 में खत्म कर दिया गया है। काइनेटिक ब्रांड का जन्म 1972 में काइनेटिक लूना के लॉन्च के साथ हुआ, जो देश में मोपेड के लिए एक सामान्य नाम बन गया। बाद में 1985 में काइनेटिक ने भारत में स्कूटर बनाने के लिए होंडा के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया। इसके बाद कंपनी ने भारत का पहला गियरलेस स्कूटर KH100 लॉन्च किया, जो भारत में काफ़ी सफल रहा। काइनेटिक होंडा अपने सुनहरे दिनों में एक प्रीमियम स्कूटर था। मैं कहूँगा कि ये वो ब्रांड था जिसने भारत में महिलाओं को यात्रा की लग्जरी दी, क्योंकि ये स्कूटर अनगियर्ड था। काइनेटिक होंडा महिलाओं के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन बन गया। स्कूटर शहरी उपयोग के लिए उचित था और महिलाओं को यह पसंद आया, इसलिए ऊंची कीमत के बावजूद बिक्री आसमान छू रही थी। उत्पाद वास्तव में अच्छा नहीं था, इंजन अनुत्तरदायी था और माइलेज खराब था, लेकिन लोगों ने इसे पसंद किया क्योंकि ये बिना गियर वाला था और इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट था। कहीं ना कहीं काइनेटिक होंडा के लिए चीज़ें गलत होने लगी। काइनेटिक होंडा को उनके जेवी पार्टनर ने केवल मोपेड और स्कूटर पर ध्यान केंद्रित करने तक सीमित कर दिया था, क्योंकि होंडा का हीरो ग्रुप हीरो होंडा के साथ एक और जॉइंट वेंचर था। काइनेटिक इन बाजारों में प्रवेश नहीं कर सका। एक समय मोपेड और स्कूटर सेगमेंट में कंपटीशन टफ हो गई थी। टीवीएस ने अपनी स्कूटी के साथ काइनेटिक होंडा की बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। काइनेटिक, जिसका मालिक फिरोडिया ग्रुप और होंडा के बीच जॉइंट वेंचर 1998 के दौरान लड़खड़ा गया। होंडा काइनेटिक को खरीदना चाहती थी, लेकिन फिरोदिया हिस्सेदारी बचाने को तैयार नहीं था। नवंबर 1998 में जब फिरोदिया परिवार नियंत्रित काइनेटिक समूह जापान के होंडा मोटर कंपनी से अलग हो गया थी, जो काइनेटिक होंडा मोटर लिमिटेड में उसकी भागीदारी थी, तो इसने स्पेक्यूलेशन की लहर पैदा कर दी। लोगों ने पूछा, किस वजह से रास्ते अलग हुए? क्या काइनेटिक समूह ने लापरवाही से काम किया था? क्या अब कंपनी का पतन हो जाएगा? काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की संयुक्त प्रबंधक निदेशक और चेयरमैन अरुण फिरोदिया की बेटी सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी कहती हैं, ये एक अच्छा सौदा था जो जाहिर तौर पर नई व्यवस्था से खुश है। यदि आक्रामक योजनाएं काम करती हैं तो वो ये विश्वास करने में स्ट्रांग हो जाएंगी कि ये अलगाव मधुर है, लेकिन कोई दुख नहीं है। काइनेटिक होंडा का गठन 1984 में काइनेटिक समूह और होंडा के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था। प्रत्येक के पास 28.56% इक्विटी थी। 1993 में होंडा मोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50.92% कर ली। फिर नवंबर 1998 में लंबी बातचीत के बाद, जिसमें होंडा ने पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की और फिरोदियास ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, होंडा ने अपने शेयर काइनेटिक समूह को 45 रुपीस प्रति शेयर के हिसाब से 35 करोड़ रुपए में बेच दिए। स्वतंत्रता की रणनीतिक डिग्री। काइनेटिक ने होंडा मोटर्स की हिस्सेदारी क्यों खरीदी? मिसेस फिरोदिया मोटवानी कहती हैं, काइनेटिक एक स्थापित दोपहिया वाहन निर्माता है। दोपहिया बाजार अगले दशक में 10 से 15% बढ़ने वाला है। हम इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। होंडा से अलग होना इसी रणनीति का हिस्सा है। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। हमारा नाम एक स्थापित और भरोसेमंद दोपहिया निर्माता के रूप में, फिरोदियास का नाम जिसे मेरे दादा HK फिरोदिया ने बनाया है, जिन मूल्यों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे पास तकनीक थी, क्षमता, ब्रांड। वो कहती हैं, काइनेटिक इंजीनियरिंग दशकों से मोपेड का निर्माता रही है। इसका लूना ब्रांड एक सामान्य शब्द बन गया है जो मोपेड का पर्याय बन गया है। ये डी-रेटेड मोटरसाइकिलें हैं जिन्होंने भारत में लाखों मध्य वर्गीय परिवारों को सेवा प्रदान की है, जिन्हें निजी परिवहन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं खरीद सकते। अंततः होंडा के उद्यम से बाहर निकलने के साथ संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया। होंडा का बाहर जाना ब्रांड के लिए बहुत बड़ा झटका था। उपभोक्ता गुणवत्ता के मुद्दे को लेकर संशय में थे।
क्योंकि हर कोई जानता था कि काइनेटिक होंडा की मुख्य यूएसपी होंडा की तकनीक थी। होंडा के बाहर जाने से काइनेटिक मोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल इस ब्रेकअप के बाद कंपनी और अधिक आक्रामक हो गई। काइनेटिक स्कूटरों का मुद्दा संयुक्त उद्यम से भी अधिक था। उत्पाद, कीमत और प्रचार को लेकर ब्रांड के अपने मुद्दे थे। अनगियर्ड स्कूटर सेगमेंट के संबंध में काइनेटिक होंडा अपने नए उत्पादों या अपग्रेड के साथ कभी सफल नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट में 90% सफलता उत्पाद पर निर्भर करती है और बाकी अन्य मार्केटिंग मिश्रण तत्वों पर निर्भर करती है। इसलिए यदि उत्पाद बहुत अच्छा है तो सफलता की संभावना बहुत अधिक है। काइनेटिक इस मोर्चे पर बदकिस्मत रही। ब्रांड अदूरदर्शी या आत्मसंतुष्ट नहीं था। वास्तव में मैं इन वर्षों में इस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए उत्पादों की संख्या में आश्चर्यचकित था। ब्रांड नए उत्पादों पर काम कर रहा था, लेकिन किसी तरह उत्पाद बाजार में सफल नहीं हो सके। उदाहरण के लिए 1996 से 1997 में कंपनी ने अपना स्कूटर काइनेटिक प्राइड लॉन्च किया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया क्योंकि पीछे की सीट पर सवारी आरामदायक नहीं थी। 1997 में कंपनी ने पावरफुल स्कूटर मार्वल लॉन्च किया, लेकिन ये प्रोडक्ट बाजार में फेल हो गया। 1998 में काइनेटिक ने काइनेटिक होंडा का Y2K शिकायत संस्करण लॉन्च किया। 2002 में कंपनी ने काइनेटिक नोवा और काइनेटिक जिंग लॉन्च किया, लेकिन दोनों ही बड़ी हिट नहीं रही। होंडा से अलग होने के बाद काइनेटिक ने मोटरसाइकिल निर्माण में कदम रखा और 2002 में काइनेटिक चैलेंजर लॉन्च किया। 2003 में कंपनी ने एक साथ 4 मॉडल लॉन्च करके ऑटो जगत को चौंका दिया। काइनेटिक ने काइनेटिक बॉस GF 170, सिटी और काइनेटिक वेलोसिटी लॉन्च किया। फिर 2003 में काइनेटिक ने भारत की सबसे महंगी बाइक एक्विला लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1.15 लाख रुपीस थी। ब्रांड को ह्योसैंग मोटर्स के सहयोग से लॉन्च किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से एक्वाइला को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खूब सराहा गया, लेकिन काइनेटिक एक्वाइला को अपनी प्रमुख पेशकश के रूप में पेश करने में लापरवाह था, बल्कि इसने बाजार की मांग के प्रति उदासीनता बरती और अवसर का पीछा नहीं किया। इतना करने के बावजूद काइनेटिक भारतीय बाजार में रफ्तार पकड़ने में नाकाम रही। ताबूत में कील तब गिरी जब होंडा ने अपना स्कूटर एक्टिवा लॉन्च किया। यदि आप काइनेटिक होंडा की विफलता को देखें तो इसका एक कारण कीमत थी। जब काइनेटिक होंडा बाजार पर राज कर रही थी, कंज्यूमर्स अधिक कीमत चुनने को तैयार थे, लेकिन काइनेटिक ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त मूल्य दिए बिना अपनी ऊंची कीमत जारी रखी। होंडा के बाहर निकलने के बाद मुख्य उत्पाद काइनेटिक स्कूटर कभी बेहतर नहीं हुआ। काइनेटिक ने अपने नए ब्रांड नोवा और मार्वल की कीमतें भी आक्रामक तरीके से तय की, जिस पे उपभोक्ता निराश हो गए। उपभोक्ता कभी भी ऐसे ब्रांड के लिए ऊंची कीमत नहीं चुकाना चाहते जिसने अभी तक अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं किया है। ब्रांड एक ऐसा उत्पाद विकसित कर सकता था जो उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता कि काइनेटिक अपने दम पर खड़ा हो सकता है। टीवीएस ने अपने विक्टर के साथ ऐसा किया और अपाचे के माध्यम से अपनी छवि में सुधार किया, लेकिन काइनेटिक के पास प्रदर्शन के लिए ऐसा कोई उत्पाद कभी नहीं था। काइनेटिक इन्हीं कारणों से अपने मोटरसाइकिल उद्यम में विफल रहा। उत्पादों की अपनी खामियां थी और काइनेटिक अपने उत्पादों के विपणन में आक्रामक नहीं था और ग्राहकों को ये विश्वास दिलाता था कि वे सिर्फ स्कूटर निर्माता नहीं हैं। हो सकता है कि ब्रांड ने कम समय में बहुत अधिक कोशिश की हो। काइनेटिक की कहानी ऐसे ही खत्म नहीं हुई। 2000 के अंत में ब्रांड ने इटालियानो रेंज के तहत डिजाइनर स्कूटर लॉन्च करके वापसी करने की कोशिश की, लेकिन फिर ब्रांड विश्व स्तरीय उत्पाद देने में लड़खड़ा गया। काइनेटिक का अंतिम उत्पाद काइनेटिक फ्लाइट था, जिसे ऑटो समीक्षकों से अच्छी समीक्षा मिली। काइनेटिक कोई दुखद कहानी नहीं है। 2008 में फिरोदियास ने स्कूटर व्यवसाय को महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेचने का फैसला किया। अधिग्रहण के तुरंत बाद महिंद्रा ने उत्पादों से काइनेटिक ब्रांड को हटाने का फैसला किया। वो एक युग का अंत था, लेकिन काइनेटिक समूह अभी भी ऑटोमोटिव पार्ट में अपने व्यवसाय के साथ मजबूत चल रहा है और टाटा मोटर्स का एक प्रमुख सप्लायर है। कंज्यूमर्स के लिए काइनेटिक की अंत एक युग की अंत है। एक घरेलू ब्रांड को मरते हुए देखना दुखद है, क्योंकि वो बाजार की नब्ज नहीं पकड़ सका और अपने दम पर अनूठी तकनीक विकसित नहीं कर सका। ये सभी आज के लिए है। कृपया इस तरह की और भी पुरानी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।